नमस्कार बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर्स की। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कुछ रेसे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं। इसका क्या कारण है कि कुछ रेसे संश्लेषित कहलाते हैं। देखिए, कुछ रेसे जो प्राकृतिक नहीं होते बल्कि मानव निर्मित होते हैं, जिन्हें संश्लेषित रेशे कहा जाता है। ये रेशे बहुत बड़ी इकाइयों से बने होते हैं, जिन्हें बहुलक कहते हैं। रेयान, नाइलॉन, एक्रिलिक आदि संश्लेषित रेशों के कुछ उदाहरण हैं। यानी कि जो मानव निर्मित रेशे होते हैं उनको हम संश्लेषित रेशे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकेंड, सही उत्तर को राइट के निशान से चिन्हित कीजिए। देखिए, रेयान एक संश्लेषित रेशा नहीं है। इसका क्या कारण है बच्चों? इसका कारण नीचे 3 कारण आपको दिए गए हैं कि इसका रूप रेशम समान होता है। बिल्कुल गलत बात है ये। इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। ये बिल्कुल सही है। इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त करने की वजह से ही संश्लेषित रेशों की कैटेगरी में इसको नहीं रखा जाता। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड है वो है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो संश्लेषित रेशे से रिक्त स्थान आपको दिया गया है। यहाँ पर हमें भरना है मानव निर्मित अथवा कृत्रिम रेशे भी कहलाते हैं। इसके बाद इसका जो ख पार्ट है वो है कि संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं और उस कच्चे माल को क्या कहा जाता है? पेट्रो रसायन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या भरना है? पेट्रो रसायन भरना है। थर्ड है, संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है। यहाँ पर आपको पॉलीमर भरना है। यानी कि संश्लेषित रेशों की भांति जो प्लास्टिक होता है वो भी एक पॉलीमर होता है, यानी कि बहुलक होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नायलॉन रेशों से निर्मित 2 वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाते हों। देखिए, नायलॉन एक बहुत ही मजबूत रेशा है, जिसके कारण नायलॉन का उपयोग पैराशूट में, चट्टान पर चढ़ने वाली रस्सी बनाने में, मछली पकड़ने के जाल में, सीट बेल्ट आदि के लिए किया जाता है। एक नायलॉन का धागा लचीला और हल्का होता है, परंतु स्टील के तार से भी मजबूत होता है। बच्चों, ये अपन ने बात करी थी कि जो नायलॉन का धागा होता है वो स्टील के तार से भी मजबूत होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग पर 3 प्रमुख लाभ बताइए। जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनकी पैकिंग, उनका रखरखाव आजकल प्लास्टिक के कंटेनर में किया जाता है। तो प्लास्टिक के कंटेनर में उनको रखने के क्या फ़ायदे हैं वो आपको बताने हैं। तो देखिए फ़ायदे, प्लास्टिक के कंटेनर निम्नलिखित कारणों से भोजन के भंडारण के पक्षधर हैं। क्या कारण है कि प्लास्टिक के पात्र हम यूज करते हैं? देखो, पहला कारण है कि प्लास्टिक के कंटेनर हल्के होते हैं, इसलिए उन्हें संभालना आसान होता है। अन्य पात्रों की तुलना में प्लास्टिक के पात्रों का मूल्य बहुत कम होता है। प्लास्टिक के पात्र मजबूत होते हैं, अर्थात आसानी से नहीं टूटते हैं, और प्लास्टिक के पात्र टिकाऊ होते हैं। ये कारण है जिनकी वजह से धातु के कंटेनर्स के स्थान पर हम प्लास्टिक के कंटेनर आजकल यूज करने लगे हैं। और हमारी किचन में ज़्यादा से ज़्यादा जो कंटेनर मिलेंगे जिनके अंदर हम सामान को स्टोर करते हैं, वो अधिकांश हमें किसके मिलेंगे? प्लास्टिक के मिलेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य क्या अंतर होता है? दोनों में आपको अंतर बताना है। तो देखिए, थर्मोप्लास्टिक आप लोग जानते हो कि जिस प्लास्टिक को आप आसानी से गर्म होने पर जो ख़राब हो जाता है उसे आसानी से मोड़ा जा सकता है, उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। जो प्लास्टिक आसानी से एक बार ढल जाने के बाद में गर्म करने पर नरम नहीं होता, उसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। जैसे कि पॉलीथीन और जो पीवीसी होते हैं वो थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं, जबकि आपके बेकेलाइट और मेलामाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण है। और अपन ने बात करी थी कि बिजली के स्विच होते हैं, बर्तनों के हैंडल होते हैं, वो किसके बने हुए होते हैं? वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर हम थर्मोप्लास्टिक की बात करें तो जो कंघी होती है, खिलौने होते हैं, बाल्टी होती है, वो सबके साथ किस कैटेगरी में आएंगे? वो थर्मोप्लास्टिक की कैटेगरी के अंदर आएंगे। और बेकेलाइट से आप क्या बनाते हो? विद्युतीय स्विच, बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे यानी हैंडल, इसका उपयोग फर्श की टाइल्स, उष्मारोधी बर्तन आदि बनाने में किया जाता है। ये 3 अंतर आपको थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंदर देखने को मिलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, समझाइए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं?
डेगची के हत्ते, डेगची के हत्ते से मतलब एक पात्र होता है भगोनी नुमा, जिसे अपनी जो नेटिव लैंग्वेज होती है उसके अंदर डेगची कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है विद्युत प्लग, स्विच प्लग इत्यादि ये आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से ही क्यों बनाए जाते हैं? तो हमें पता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक गर्म करने पर आसानी से विकृत नहीं होती है, अर्थात एक बार जिस रूप में उसको ढाल दिया जाता है उसका रूप उसी प्रकार बना रहता है, चाहे आप उसको गर्म कर लो। देखिए मेलामाइन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो कि अग्निरोधक होता है और अन्य प्लास्टिक की तुलना में बेहतर गर्मी सहन कर सकता है, इसलिए यह डेगची के हत्ते बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से बेकेलाइट, बेकेलाइट भी आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो गर्मी और विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग इलेक्ट्रिक प्लग, स्विच प्लग, प्लग बोर्ड आदि बनाने में किया जाता है। तो बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण हो गए और दोनों की ही जो गुणात्मकता होती है वो ये होती है कि वो टेम्परेचर से रजिस्ट होते हैं, यानी कि ताप अवरोधक होते हैं, ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ताप को बहुत अधिक ताप की मात्रा को सहन करते हैं और आसानी से गर्म करने पर आसानी से वो पिघलते नहीं हैं क्योंकि ऊष्मा के कुचालक होते हैं, इसलिए गर्म नहीं होते हैं, इसलिए हैंडल वगैरह बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित पदार्थों को पुनः चक्रित किए जा सकते हैं और पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते में वर्गीकृत कीजिए। यानी कि प्लास्टिक के ऐसे पदार्थ, कुछ पदार्थ आपको दिए गए हैं जिनको आपको छांट कर दो कैटेगरी बनानी है, जिनसे कि एक को आप वापस मनचाहे आकार में डाल सकते हो और दूसरे ऐसे जिनको कि आप मनचाहे आकार में नहीं ढाल सकते। यानी कि आपको थर्मोसेटिक और थर्मोप्लास्टिक की कैटेगरी में इनको डिवाइड करना है। तो देखिए कौन कौन से यंत्र आपको दिए गए हैं, कौन कौन से। टेलीफोन यंत्र, प्लास्टिक के खिलौने, कुकर के हत्ते, सामग्री लाने वाली थैली, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक के कटोरे, विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण, प्लास्टिक की कुर्सियाँ, विद्युत स्विच। तो देखो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो प्लास्टिक के खिलौने, सामग्री लाने वाले थैले, बॉल पॉइंट पेन और प्लास्टिक के कटोरे, विद्युत तारों के प्लास्टिक के आवरण, ये सब के सब किस में चले जाएंगे? पुनः चक्रित किए जा सकने वाली कैटेगरी में चले जाएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं? थर्मोप्लास्टिक है। इनको आप एक बार किसी भी आकार में डालने के बाद पुनः अपने मनचाहे आकार में ढाल सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो सेकंड कैटेगरी है उसके अंदर अपने पास है टेलीफोन उपकरण, कुकर के हैंडल, इलेक्ट्रिकल स्विच। ये ऐसे हैं कि इनको एक बार जिस आकार में आपने ढाल दिया, अब आप इनका आकार नहीं बदल सकते। आप इनको गर्म करोगे तो ये विकृत हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, लेकिन आप इन्हें पुनः चक्रित नहीं कर सकते क्योंकि ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 9 है, राणा गर्मियों के लिए कमीज़ें खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीज़ें खरीदनी चाहिए या फिर संश्लेषित? कारण सहित राणा को सलाह दीजिए। देखिए कोई व्यक्ति है जिसका नाम है राणा, वो कुछ शर्ट्स खरीदना चाहता है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि उसे सूती शर्ट्स खरीदनी चाहिए या फिर उसको जो है संश्लेषित शर्ट्स खरीदनी चाहिए। तो आप जानते हो कि गर्मी के हिसाब से सूती वस्त्र अच्छे रहते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, ऊष्मा को कहना चाहिए कि जो पानी होता है, पसीना होता है, उसको आसानी से क्या कर लेते हैं, वो सोख लेते हैं और पसीने को ज़्यादा से ज़्यादा सोख कर वो शरीर को क्या प्रदान करते हैं? ठंडक प्रदान करते हैं। जबकि संश्लेषित रेशों से निर्मित वस्त्र अगर हम पहनते हैं तो उनकी जल धारण क्षमता कम होती है, वो पानी को कम अवशोषित कर पाते हैं, जिससे हम गर्मी के अंदर असहज महसूस करेंगे, कंफर्ट फील नहीं करेंगे और वो कपड़े हमें क्या करेंगे? परेशान करेंगे। तो देखिए राणा को ग्रीष्म काल के लिए सूती कमीज़ें खरीदने की सलाह दी जाती है, क्योंकि सूती कमीज़ें पसीने को अवशोषित करती है और पसीने का वाष्पीकरण करने में सहायता करती है, जिससे हमारा शरीर ठंडा रहता है। जबकि संश्लेषित कमीज़ें पसीने को अवशोषित नहीं करती, इसलिए इन्हें गर्मियों में पहनने पर बहुत असहज महसूस करते हैं, मतलब आप कंफर्ट फील नहीं करोगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है। असंक्षारक का मतलब कि प्लास्टिक का कोई भी आइटम आपने लिया तो वो कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी मतलब अपघटित नहीं होगा। अगर आप उसको मिट्टी में दबा देते हो तो चाहे आप
6 महीने बाद, 6 साल बाद उसको निकालोगे तो प्लास्टिक एज इट इज़ आपको वैसे की वैसे मिल जाएगी, वो अपघटित नहीं होती है। तो आपको यही चीज़ बतानी है कि कैसे आप इसको प्रूव करोगे कि वो असंक्षारक होती है। देखिए, हम प्लास्टिक पात्र में विभिन्न प्रकार के रसायनों और अन्य सामग्रियों को संग्रहित कर सकते हैं। रसायन पात्र से अभिक्रिया नहीं करते क्योंकि ये क्रियाशील नहीं होते। निम्नलिखित उदाहरण से ये स्पष्ट हो जाता है। देखो, टेफ्लॉन टेफ्लॉन एक प्रकार का प्लास्टिक है जिसका उपयोग नॉन स्टिक कुकवेयर के निर्माण में किया जाता है। ये एक कोटिंग के रूप में काम में लिया जाता है। बेकेलाइट गर्मी और बिजली का एक कुचालक है, इसलिए इसका उपयोग बर्तनों के हत्थे और विद्युत स्विच आदि बनाने में किया जाता है। मेलामाइन का उपयोग फर्श की टाइल्स और बर्तन बनाने में किया जाता है। अब देखिए, जो मेलामाइन है, बेकेलाइट है, टेफ्लॉन है, ये क्या होते हैं, किसी से भी क्रिया नहीं करते हैं, अक्रियाशील होते हैं। अपन ने प्लास्टिक के गुण पढ़े थे, प्लास्टिक अभिक्रियाशील होती है, यानी किसी भी दूसरी वस्तु से क्रिया नहीं करती, और जो किसी दूसरे से रिएक्ट नहीं करता वो कभी संक्षारित नहीं होता। इसके स्थान पर अगर हम लोहा ले लें तो लोहा चूँकि वातावरणीय नमी और ऑक्सीजन से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है, जिसको हम जंग बोलते हैं। यही कारण होता है कि बाहर रखा हुआ लोहा खराब हो जाता है, जबकि बाहर रखे हुए प्लास्टिक की बाल्टी कभी खराब नहीं होती। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्या दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और सूक का मतलब होता है उसके जो फाइबर्स होते हैं ना, जिनसे हम दांतों को रगड़ते हैं, उनको ब्रिस्टल कहा जाता है। एक ही पदार्थ के बनाने चाहिए? अपना उत्तर स्पष्ट कीजिए। देखिए, एक ही पदार्थ से अगर आप बना दोगे दोनों को, तो जैसे हैंडल जिससे बना हुआ उससे अगर आपने वो ब्रश बना दिए तो वो आपके मसूड़ों पे एकदम हार्ड वर्क करेगा और मसूड़े ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, तो जो ब्रश के जो दांते होते हैं, जिनको आपने क्या कहा है, ब्रिस्टल, वो बिल्कुल सॉफ्ट प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, जबकि जो हैंडल होता है वो हार्ड प्लास्टिक का बना हुआ होता है। अगर हम सॉफ्ट प्लास्टिक यूज़ कर लें या सॉफ्ट फाइबर यूज़ कर लेंगे तो फिर वो उस तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा। तो देखिए, इसका आंसर क्या होगा, दांत साफ करने के ब्रिस्टल को नरम सामग्री से बनाया जाना चाहिए ताकि ये मसूड़ों को नुकसान न पहुंचाए, और हैंडल कठोर सामग्री से बना होना चाहिए ताकि एक मजबूत पकड़ दे सके। इसलिए ब्रिस्टल नायलॉन फाइबर से बने होते हैं जो मजबूत, लोचदार, चमकदार, हल्के, वजन और संभालने में आसान होते हैं। हैंडल कठोर प्लास्टिक से बना होता है क्योंकि ये मजबूत, टिकाऊ और गर्मी का कुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इस कथन पर अपनी सलाह दीजिए। अपन ने बात करी थी कि प्लास्टिक एक विकल्प के रूप में उभर कर आ रहा है, लेकिन फिर भी हमें प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि प्लास्टिक पर्यावरण का हितैषी नहीं है, वातावरण को दूषित करता है, पर्यावरण प्रदूषण को फैलाता है। देखिए, आजकल प्लास्टिक हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, फिर भी हमें जहाँ तक संभव हो उनसे बचना चाहिए। इसके निम्नलिखित कारण हैं। पहला, प्लास्टिक अपघटित होने में बहुत समय लेता है। दूसरा, प्लास्टिक पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। प्लास्टिक को जलाने से जहरीला धुआं निकलता है जो प्रदूषण का कारण बनता है। शहरों में अक्सर जानवर कचरे में मौजूद प्लास्टिक खा लेते हैं जो उनके पाचन तंत्र या श्वसन तंत्र को खराब कर देता है और यहाँ तक कि उनकी मृत्यु का कारण बन सकता है। मिट्टी में बचे प्लास्टिक के कारण मृदा प्रदूषण होता है। जल निकायों में निकले प्लास्टिक के थैले जलीय जीवन के लिए खतरा पैदा करते हैं। प्लास्टिक की थैली नालियों और सीवरेज पाइपों को बंद कर देती है, जिससे बहुत परेशानी होती है। तो ये मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से हमें प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए, प्लास्टिक को यूज़ नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 में कॉलम ए और कॉलम बी दिया गया है। आपको कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। देखिए, कॉलम ए में आपको दिया गया पॉलिएस्टर। ये पॉलिएस्टर क्या है, पॉलिएस्टर कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते। अगर पॉलिएस्टर का कपड़ा आपने ले रखा है तो आप देखेंगे कि पॉलिएस्टर के कपड़े में सिलवटें नहीं पड़ती है, उसमें प्रेस लगाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है, उसके अंदर सिलवट आसानी से निकल जाती है। टेफ्लॉन की अगर मैं बात करूं तो देखिए, टेफ्लॉन क्या है, न चिपकने वाले भोजन बनाने के पात्रों के निर्माण में उपयोग किया जाता है। जितने भी कुकवेयर्स होते हैं उनके ऊपर ऑयल चिपके नहीं, पानी चिपके नहीं, इसके लिए क्या किया जाता है, उन कुकवेयर्स पे टेफ्लॉन की कोटिंग कर दी जाती है। रेयान देखिए, रेयान कास्ट लुगदी का उपयोग करके तैयार किया जाता है और इसी कारण इसे सिंथेटिक फाइबर की कैटेगरी में नहीं रखा जाता, क्योंकि रेयान किससे बनाया गया है, कास्ट लुगदी से बनाया जाता है और कास्ट लुगदी प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया जाता है। नायलॉन,
नायलॉन से पैरासूट और मोजा बनाने के उपयोग में नायलॉन को उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14। संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है। टिप्पणी कीजिए। अब देखिए, संश्लेषित रेशे जितने ज़्यादा हम यूज करेंगे उतना ही हम प्राकृतिक रेशों का यूज कम करेंगे, और प्राकृतिक रेशों का यूज कम करेंगे तो उससे क्या होगा, वनों के संरक्षण में सहायता मिलेगी। कैसे मिलेगी वो हम बात करते हैं। देखो, संश्लेषित रेशा मानव निर्मित रेशा है। ये रेशे पेट्रोकेमिकल से बने होते हैं। पेट्रोकेमिकल ज़मीन से निकलता है। कृत्रिम रेशों के निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई या जानवरों को मारने की आवश्यकता नहीं होती, और ये संश्लेषित रेशों का उपयोग करके अपने प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण कर सकते हैं। इसलिए संश्लेषित रेशों का निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में मदद कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। ये प्रदर्शित करते हुए एक क्रियाकलाप का चित्र बनाइए कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है। प्लास्टिक तो आपको पता है विद्युत का कुचालक होता है, बट इसको आपको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना है। तो इसके लिए देखिए, एक डायग्राम यहाँ पे आपको दिखाया गया है जिसको बैटरी से जोड़ा गया है। ये बैटरी है, यहाँ पे ये बैटरी है, और यहाँ पे बल्ब लगाया गया है। बैटरी के दोनों टर्मिनलों को बल्ब से जोड़ा गया है इधर से, लेकिन यहाँ पर बीच में एक विद्युत चालक लगाया गया है। विद्युत चालक का मतलब जिसमें से विद्युत आर पार चालित हो सकती है। तो जैसे ही बैटरी से जोड़ा तो बल्ब जल गया इधर से। इसका मतलब है कि बल्ब आपका सही है और विद्युत चालक में से क्या हो रहा है, धारा का प्रवाह हो रहा है। दूसरा डायग्राम आपको दिखाया गया है जिसमें वही सेटअप है, लेकिन अब यहाँ पर जहाँ आपने विद्युत चालक लगाया था वहाँ पर आपने क्या कर दिया, थर्मोप्लास्टिक का एक टुकड़ा जोड़ दिया। आप देखते हो कि जैसे ही बैटरी के दोनों टर्मिनल आप बल्ब से जोड़ते हो, बल्ब जलता नहीं है। इसका कारण ये है कि ये जो थर्मोप्लास्टिक आपने बीच में लगा दी, ये धारा का चालन नहीं करता, अर्थात विद्युत धारा का कुचालक है। ठीक है, तो इसको थ्योरेटिकल वे में आपको कैसे लिखना है, डायग्राम मैंने आपको दिखा दिया। अब देखिए, थ्योरी आप लिखेंगे कि थर्मोप्लास्टिक का एक छोटा टुकड़ा लें और उसे विद्युत परिपथ में जोड़ दें। परिपथ में थर्मोप्लास्टिक का टुकड़ा जोड़ने पर परिपथ में धारा का प्रवाह रुक जाता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, और बल्ब प्रकाशित नहीं होता। जबकि थर्मोप्लास्टिक के स्थान पर विद्युत चालक का टुकड़ा लगाने पर धारा प्रवाह बना रहता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है। यहाँ पर आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो गए बच्चों। आप इस वीडियो को पॉज करके आराम से अपनी नोटबुक के अंदर होमवर्क की कॉपी में आप इन क्वेश्चन आंसर्स को कर लें, और जब आपको समय मिले आप अपना होमवर्क एक बार चेक करवा लें। वीडियो को पॉज करके आप इनको आराम से अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना ताकि अधिक से अधिक लोग इसको देखें। धन्यवाद।